नमस्कार मित्रों, आज मैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। युवा टर्म प्लान एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं को एक बहुत ही कम प्रीमियम में एक बहुत बड़ा सम एश्योर्ड, एक बहुत अट्रैक्टिव लाइफ रिस्क कवरेज अवेल करने का एक अवसर देता है मित्रों। युवा टर्म प्लान के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर के अनफॉर्चुनेट डेथ की स्थिति में एक बहुत अट्रैक्टिव बीमा धन सम एश्योर्ड के पेमेंट के माध्यम से उनके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा, एक एडिक्वेट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने की कोशिश इस पॉलिसी में की गई है। इस प्लान में सम एश्योर्ड यानी रिस्क कवर के चयन के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। यदि प्रपोजर लेवल सम एश्योर्ड के विकल्प का चयन करता है तो उनका जो बीमा धन होगा, बेसिक सम एश्योर्ड होगा, कवरेज होगा, वो पूरी पॉलिसी टर्म में स्थिर रहेगा। पॉलिसी टर्म के आरंभ से लेकर अंत तक बेसिक सम एश्योर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह जो मूल बीमा धन है वह स्थिर रहेगा। वहीं यदि आप दूसरे विकल्प इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, ये जो दूसरे विकल्प का नाम है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, ये खुद ही अपनी कहानी बयां करता है कि इसमें जो सम एश्योर्ड है, जो मूल बीमा धन है, कवरेज पूरे पॉलिसी टर्म में स्थिर नहीं रहने वाला है। इसके मूल बीमा धन में एक ग्रोथ होगा, एक इंक्रीज होगा। तो ये जो दूसरा विकल्प है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, इसमें जो कवरेज है, बीमा धन है, वो कितने वर्ष के बाद इंक्रीज करना शुरू करेगा और किस दर से वह बीमा धन इंक्रीज करेगा और कितने वर्षों तक इंक्रीज करता रहेगा, इन चीज़ों पर चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। और साथ में ये जो दो विकल्प दिए गए हैं, लेवल सम एश्योर्ड का और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, ये दो विकल्प किस तरह अलग अलग युवाओं के अलग अलग नीड्स को कैटर करते हैं। इन दो विकल्प का, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, ये जो दो विकल्प हैं, इनका जो यूनिक रेलेवेंस है, इनके बारे में चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। युवा टर्म प्लान की यदि हम पॉलिसी टर्म की बात करें, यानी कि कोई युवा कितने अवधि तक के लिए, कितने टर्म के लिए कवरेज को अवेल करना चाहता है, तो यहां पर 15 से लेकर 40 वर्ष तक कोई भी एक टर्म ऑप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है। लेकिन यदि प्रपोजर की आयु 35 वर्ष से अधिक है तो उन्हें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। तो अगर 35 ईयर्स से ऊपर के प्रपोजर मैक्सिमम टर्म वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उन्हें यह ध्यान में रखना होगा कि मैच्योरिटी के टाइम में उनका एज 75 ईयर्स को एक्सीड ना करे। लेट्स से कोई 40 ईयर्स का प्रपोजर है और वो मैक्सिमम टर्म की पॉलिसी लेना चाहता है तो उन्हें 35 ईयर्स से ज़्यादा टर्म की पॉलिसी नहीं मिलेगी। कोई 45 ईयर्स एज का प्रपोजर है और वो भी कोई एक मैक्सिमम टर्म वाली पॉलिसी लेना चाहता है तो उन्हें जो मैक्सिमम टर्म ऑफर किया जा सकता है वो 30 ईयर्स है। वो 30 ईयर्स से अधिक टर्म की पॉलिसी प्रपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान में रखना होता है मैच्योरिटी के समय एज 75 ईयर्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। 15 से लेकर 40 वर्ष तक कोई भी पॉलिसी टर्म का चयन आप कर सकते हैं, कंडीशंस अप्लाइड। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या होगा, प्रीमियम का भुगतान हम किस तरह से करेंगे, कितने वर्ष तक हमें प्रीमियम का पेमेंट करना है। तो मित्रों, जो भी आपका पॉलिसी टर्म है, आप पूरे पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम का भुगतान ईयरली या हाफ ईयरली मोड में कर सकते हैं। इसे हम रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रपोजर के पास एक सरप्लस अमाउंट है और वो एक मुश्त, एक लमसम प्रीमियम पे कर पूरे पॉलिसी टर्म तक लाइफ कवरेज की अवेलेबिलिटी का लग्जरी प्राप्त करना चाहते हैं बिना प्रीमियम पेमेंट के, लायबिलिटी के, तो सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन उन्हें ऑफर किया गया है और वो सिंगल प्रीमियम, लमसम प्रीमियम का भुगतान कर पूरे पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर पा सकते हैं। और यदि कोई प्रपोजर ना तो लमसम एक मुश्त प्रीमियम के भुगतान करने का पेन उठाना चाह रहे हैं और ना ही
ये एक लंबा जो पॉलिसी टर्म है, इस लंबे टर्म तक प्रीमियम पे करते रहने का पेन लेना चाह रहे हैं तो मित्रों, नो पेन नो गेन। लेकिन युवा टर्म प्लान में एक बीच का लेन जरूर है मित्रों। ऐसे प्रपोजर 10 या 15 वर्ष के लिमिटेड प्रीमियम अवधि तक प्रीमियम का भुगतान कर आगे के टर्म में लाइफ कवरेज को के अवेलेबिलिटी को वो पा सकते हैं। यानी कि 10 या 15 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। यदि आप 10 या 15 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं तो हाफ ईयरली या ईयरली मोड में आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। प्रीमियम यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम 3,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 3,000 रुपए है। और यदि आप सिंगल प्रीमियम है आपका तो मिनिमम प्रीमियम का जो बेंचमार्क है वो 30,000 रुपए का है। आपका सिंगल प्रीमियम 30,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। और ये 15 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म यदि आप रखते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। कन्वर्सली हम कह सकते हैं यदि आपका पॉलिसी टर्म 20 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तभी आप 15 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म आप तभी रख सकते हैं। यदि आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 15 वर्ष का है और पॉलिसी टर्म भी 15 वर्ष का है तो ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं हुआ मित्रों, ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म हुआ। और यदि आपका पॉलिसी टर्म 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का कोई एक टर्म है, वैसी स्थिति में आप 15 वर्ष का लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का भी ऑप्शन चयन कर सकते हैं। युवा टर्म प्लान का न्यूनतम बीमा धन 50 लाख रुपए का है और अधिकतम सम एश्योर्ड 5 करोड़ तक का है। लेकिन आप 5 करोड़ से ऊपर का भी सम एश्योर्ड प्रपोज कर सकते हैं जो केस टू केस कंसीडर किया जा सकता है। ये बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी के अंडरराइटिंग डिसीजन पे और री इंश्योरर के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी का एक्सेप्टेंस। लेकिन मित्रों, हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमारा सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का है और उससे अगर ऊपर की हम पॉलिसी चाह रहे हैं तो हमारा जो अप टू 75 लैक्स हमारा जो सम प्रपोज होगा वो 1 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए। 50 लाख के बाद हम 51 लाख 52 लाख इस तरह से 1 लाख के मल्टीपल में बीमा धन प्रपोज कर सकते हैं और ये 75 लैक्स तक 1 लाख का मल्टीपल चलेगा। अगर 75 लाख से ऊपर का सम प्रपोज्ड हम विलिंग है लेने के लिए तो हमें 25 लाख के मल्टीपल में जाना होगा। यानी 75 लाख के बाद सीधा हम 1 करोड़ का बीमा धन प्रपोज कर सकते हैं, 1.25 करोड़ का कर सकते हैं मित्रों। और यदि हमारा बीमा धन 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो हमें 50 लाख के मल्टीपल में अप टू 4 करोड़ हमें 50 लाख के मल्टीपल में पॉलिसी लेना होगा 1.5 करोड़ से ऊपर के बीमा धन के लिए। और अगर 4 करोड़ से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो 1 करोड़ के मल्टीपल में आगे सम एश्योर्ड मिल सकता है। करते समय सम एश्योर्ड के डिसीजन लेते समय एक जो खास बात हमें ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है इस पॉलिसी में युवा टर्म प्लान में एक बहुत ही अट्रैक्टिव हायर सम एश्योर्ड रिबेट दिया गया है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट जो इसमें दिया गया है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मित्रों। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक सम एश्योर्ड डिसाइड करें तो इस हाई सम एश्योर्ड रिबेट का जो एक छोटा सा चार्ट है बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। मैं एक बार इसे आपके सामने रखने की भी कोशिश करूंगा। तो ये हाई सम एश्योर्ड रिबेट के चार्ट को आप निश्चित रूप से देख लें। ये आपको बहुत एक वाइज डिसीजन लेने में, एक जुडिशियस डिसीजन लेने में ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा। यदि आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो आपको हाई सम एश्योर्ड रिबेट का लाभ मिलना शुरू होता है। 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पर आपको 18% का प्रीमियम में 18% का प्रत्येक साल के प्रीमियम में आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जो होता है, आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म यदि आप दे रहे हैं तो 18% का हाई सम एश्योर्ड रिबेट आपको प्राप्त होता है। 1 करोड़ से शुरू होकर 2 करोड़ के अंदर तक की यदि आपकी पॉलिसी होती है, यदि आपका एज ग्रुप अप टू 30 ईयर्स है। लेकिन 31 साल से 45 वर्ष के व्यक्ति को 16% का हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगा अगर उनका बीमा धन 1 करोड़ से शुरू होकर 2 करोड़ के अंदर है। और 2 करोड़ से ऊपर की यदि आपकी पॉलिसी है तो 5 करोड़ से अंदर और 2 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी होने से आपको जो सम एश्योर्ड रिबेट रेगुलर प्रीमियम में और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म इंस्टॉलमेंट वाली पॉलिसी में जो आपको हाई सम एश्योर्ड रिबेट है वो 33% का है अगर आपका बीमा धन 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ के बीच में है। और यदि आप
31 से लेकर 45 वर्ष के एज ग्रुप में आते हैं तो 31% के हाई सम एश्योर्ड रिवेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई करते हैं, और यदि 5 करोड़ या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड है तो आपको 40% तक, 5 करोड़ या उससे ऊपर के सम एश्योर्ड पर आपको 40% का हाई सम एश्योर्ड रिवेट दिया जा रहा है मित्र। और यदि आप 31 से लेकर 45 वर्ष के एज ग्रुप में हैं तो भी आपको 37% का हाई सम एश्योर्ड रिवेट दिया गया है। यदि आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं और आपका एज 30 वर्ष तक है तो आपको 1 करोड़ की पॉलिसी में 2 करोड़ से नीचे और 1 करोड़ से शुरू होता है कि पॉलिसी में आपको 17% का हाई सम एश्योर्ड रिवेट है, और 15% मिलेगा यदि आपकी आयु 31 से लेकर 45 वर्ष के बीच है। और यदि आप 2 करोड़ से शुरू होकर 5 करोड़ के अंदर तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपको हाई सम एश्योर्ड 30% का मिलता है अप टू 30 ईयर्स। और फिर 31 से लेकर 45 वर्ष तक आपको जो हाई सम एश्योर्ड रिवेट सिंगल प्रीमियम के केस में मिल रहा है 5 करोड़ से नीचे वाली पॉलिसी में, वो 28% का है। आप 5 करोड़ या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 35% का हाई सम एश्योर्ड रिवेट अप टू 30 ईयर्स एज ग्रुप के लिए, और 31 से लेकर 45 वर्ष के आयु सीमा के लिए आपको 32% का हाई सम एश्योर्ड रिवेट यहां पर प्राप्त हो रहा है। जब भी आप सम एश्योर्ड को फाइनलाइज करें, ये जो बीमा धन जो आप तय कर रहे हैं उसकी डिसीजन लेते समय ये जो हाई सम एश्योर्ड रिवेट का जो चार्ट है इसे आप जरूर देख लें। जो देखा मित्रों, युवा टर्म प्लान में 40% तक के हाई सम एश्योर्ड का लाभ उठाया जा सकता है। यदि 1 करोड़ की भी पॉलिसी यदि आप लेते हैं तो आपको 18% तक के हाई सम एश्योर्ड का लाभ प्राप्त होता है। और महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल प्रीमियम रेट पर यह पॉलिसी उपलब्ध है। चूंकि फीमेल मॉर्टेलिटी रेट मेल मॉर्टेलिटी रेट से कम है तो इस स्टैट को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हुए महिलाओं को एक स्पेशल प्रीमियम रेट पर यह पॉलिसी प्रोवाइड किया जा रहा है। और नॉन स्मोकर के लिए यूरिनरी कोटिनिन टेस्ट के फाइंडिंग्स के बेसिस पे नॉन स्मोकर को एक बहुत सस्ते दर पर यह पॉलिसी उपलब्ध है। तो मित्रों, इस पॉलिसी में प्रीमियम को सस्ता बनाने के लिए, प्रीमियम को कम करने के लिए हर संभव गुंजाइश को तलाशने की कोशिश की गई है, और कम से कम प्रीमियम दर पर यह पॉलिसी हमारे युवाओं के लिए मुहैया हो सके, इसके लिए किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा गया है मित्रों। तो युवा टर्म प्लान के जो 2 विकल्प हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक टर्म एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार यहाँ पर यूज होगा, इसीलिए ये एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, इसका क्या मतलब होता है थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ नहीं, ये कवरेज अमाउंट है जो एक पर्टिकुलर जो पॉलिसी टर्म है उसके किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो एक एप्लीकेबल सम एश्योर्ड है, यदि उस ड्यूरेशन में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो तो उनके जो नॉमिनी हैं उनको जो एक बीमा धन प्राप्त होगा उसे ही हम उसे ही एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ कहते हैं। ये हर एक, चूंकि ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का यहाँ पर एक विकल्प है तो पूरी पॉलिसी टर्म में सम एश्योर्ड सेम नहीं रहता है, उसमें ग्रोथ इंक्रीज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर इस टर्म की जरूरत पड़ी है मित्रों, एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। अगर लेवल सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें जो वो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ है ये पूरे पॉलिसी टर्म में स्थिर बना हुआ रहता है। ये पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसी के बराबर ये एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ है, क्योंकि लेवल सम एश्योर्ड में के विकल्प में सम एश्योर्ड में कोई ग्रोथ नहीं होगा। जो बेसिक सम एश्योर्ड शुरू में लिया गया था वही सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म के अंतिम तक बना हुआ रहेगा। तो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ जो है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं रहेगा, वो स्थिर रहेगा। लेकिन वहीं यदि हम इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का जो ये विकल्प है यहाँ पर भी पहले 5 वर्ष में जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ है उसे बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर ही रखा गया है। पहले 5 वर्ष में उस बेसिक सम एश्योर्ड में किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं होगा, और छठे वर्ष से जो मूल बीमा धन है बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% प्रत्येक वर्ष ग्रोथ होना शुरू होगा, और ये जो इंक्रीज है ये 15 वर्ष तक चलता रहेगा मित्रों। और 15वें वर्ष में 10% मूल बीमा धन के रेट के हिसाब से 15वें वर्ष में ये जो मूल बीमा धन है वो दुगुना हो जाएगा, और उसके बाद 15 वर्ष के बाद जो भी बचा हुआ टर्म है ये डबल ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड
का जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ है वो डबल ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म के शेष टर्म में बना हुआ रहेगा। लेकिन मित्रों अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी है, ये ऑप्शन, ये विकल्प हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो इस विकल्प को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मित्रों आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसमें इनकम के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है, साथ में उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज है वो भी ग्रो करने वाली है, क्योंकि हो सकता है फैमिली में नए मेंबर्स का एडिशन हो, या फिर जो मेंबर्स हैं उनका एज बढ़ने के कारण, बच्चों के एज बढ़ने के कारण उनके एजुकेशन वगैरह पे जो खर्चा है वो बढ़ सकता है, या फिर पेरेंट्स के एज बढ़ने के कारण उनके ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके फ्यूचर में ये जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, युवा पीढ़ी, इनके जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं और इनकम भी दोनों ही ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी बहुत, प्रोस्पेक्ट बहुत अधिक होने के कारण वो अभी अगर एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाली टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फ्यूचर में, जैसे आपने देखा 5 वर्ष के बाद उनका सम एश्योर्ड इंक्रीज करना शुरू करेगा, उसके लिए उन्हें कोई इंश्योरेबिलिटी की का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, और उनका प्रीमियम भी जो आज के डेट में, अभी के एज में जो प्रीमियम तय किया गया है वही प्रीमियम उनको लगता रहेगा मित्रों। लेकिन यदि उनका इनकम और रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो करने के बाद 5-10 वर्ष के बाद अगर वो कोई नई पॉलिसी लेना चाहेंगे तो उनको एक हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और मेडिकल ग्राउंड पे पॉलिसी लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन सारे फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को प्रेफर करती है कि उन्हें अभी एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी मिले। जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी है वो उन्हें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी एक हेज देती है। आगे इस प्लान में मृत्यु दावा को इंस्टॉलमेंट के रूप में एक रेगुलर इनकम के तौर पर लेने का भी विकल्प दिया गया है। यदि प्रपोजर को ऐसा लगता है कि अभी उनके फैमिली को कुछ वर्षों तक रेगुलर इनकम की जरूरत है तो इस तरह का विकल्प का चयन वो कर सकते हैं। जैसे किसी पेरेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि अभी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले 15 वर्ष तक रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में तो एक लमसम अमाउंट उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की स्थिति में नॉमिनी को मिलता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल शायद अगले 15 वर्ष में पढ़ने वाली उस एजुकेशन नीड को पूरा ना कर पाए। तो इस पर्पज से वो एक इंस्टॉलमेंट में रेगुलर इनकम के तौर पर पैसा मिलता रहे इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक विकल्प यहाँ पर दिया गया है, लमसम डेथ क्लेम का पेमेंट है, उसे यदि आप चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट के रूप में रेगुलर इनकम के रूप के तरह सेटलमेंट ऑप्शन के तहत ले सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के टर्म दिए गए हैं, 5, 10 और 15 वर्ष के टर्म में ले सकते हैं, और जो ये अमाउंट आपके नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट होगा वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे हो सकता है। तो ये भी एक विकल्प है। तो बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज इस पॉलिसी में दिया गया है ताकि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, हर किसी की जरूरत, सुटेबिलिटी अलग अलग है। तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक के युवा वर्गों के हर तरह के नीड को कैटर करने की सुटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिजाइन किया गया है, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि आप इस प्लान को आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कस्टमाइज कर पाए। कैलकुलेशन के लिए आप LIC का कोई भी प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप यूज कर सकते हैं। जो डेटा उसमें एंटर करना होगा प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए वो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या एज, सम एश्योर्ड जो आप ले रहे हैं, आप लेवल या इंक्रीजिंग कौन सा विकल्प का चयन कर रहे हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है और पॉलिसी टर्म क्या है, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों आपको अलग अलग डालना है, जेंडर एंटर करना होगा, और यूरिनरी कोटिनिन टेस्ट के बेसिस पे आप नॉन स्मोकर के स्टेटस को डाल सकते हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपके प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा। यदि आपका प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST 3000 से कम है, या फिर यदि आप सिंगल प्रीमियम ले रहे हैं और आपका जो प्रीमियम सिंगल प्रीमियम लमसम प्रीमियम आ रहा है वो विदाउट GST 30,000 से कम है, तो आप ये जो सम एश्योर्ड है या फिर जो टर्म है इनमें थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक प्योर टर्म इंश्योरेंस होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी, पेड अप, सरेंडर या लोन की सुविधा नहीं है। लेकिन यदि आपने सिंगल प्रीमियम में या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म की पॉलिसी में 3 वर्ष का प्रीमियम जमा किया हुआ है तो आपको एक सरेंडर की स्थिति में अनएक्सपायर्ड
रिस्क प्रीमियम वैल्यू यदि कोई है तो कुछ शर्तों के साथ मिल सकता है, लेकिन यदि आपकी रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी है तो इसमें किसी भी प्रकार का सरेंडर वैल्यू नहीं है। इनको पॉज करके आप अंडर राइटिंग्स वगैरह के कुछ डिटेल्स को देख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आपका दिन बहुत शुभ हो।